अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। कि जब आप गैस को लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर उस गैस के। तो पहला है हमारे पास इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर क्या इफेक्ट डालते हैं? जनरली आपके पास जब हम ज्यादा प्रेशर डालते हैं गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने को, तो हाई प्रेशर के अंदर आपके पास क्या होता है, गैस का कंसंट्रेशन बढ़ता है सॉल्यूशन के अंदर। हेनरी लॉ क्या कहता है? कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in the liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid। इसने बताया कि अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर आपके पास ये लिक्विड है, ये आपके पास पिस्टन है, तो इसने बताया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये जो गैस है ना इसकी सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड के अंदर क्या रहेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टू अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है। तो जब हम प्रेशर डालते हैं इसके ऊपर तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, गैस स्टेट। तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होगी और किसमें डिसॉल्व हो जाएगी? लिक्विड के अंदर। तो इसी तरह जब हाई प्रेशर होता है आपके पास है तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है हाई प्रेशर के ऊपर। तो अब इसका मैथमेटिकल लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। चलो मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर हमारे पास है P है और सॉल्युबिलिटी S है, यानी सॉल्युबिलिटी S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH। KH आपके पास किसका है? हेनरी लॉ का है, पार्शियल प्रेशर। ये इक्वेशन बन गई। अगर मैं यहां बात करूं आपके पास S, तो सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट है वो आपके पास सेम कंसंट्रेशन वाली यूनिट रहेगी, मोल पर लीटर। जो हमारे पास कंसंट्रेशन की जो होती है ना यूनिट, वही यूनिट सॉल्युबिलिटी रहेगी आपके पास मोल पर लीटर रहेगी। KH आपके पास हेनरी लॉ है और P आपके पास पार्शियल प्रेशर है। लेकिन इसी के साथ साथ डाल्टन साइंटिस्ट ने भी अपनी ऑब्जर्व किया था इंडिपेंडेंट द सॉल्युबिलिटी। उसने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसने मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उठाया। तो अब एक बार उसका लॉ देखते हैं, डाल्टन ऑब्जर्वेशन। हेनरी ने तो बताया था आपके पास सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। डाल्टन ने देखा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। इसने बता दिया कि आपके पास जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। तो हेनरी लॉ क्या हुआ? अब मॉडिफाई हो चुका। तो मॉडिफाइड हेनरी लॉ क्या होता है हमारे पास? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो पार्शियल प्रेशर मान लेते ये है हमारे पास और ये आपके पास क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे यार? KH मल्टीपल में X आपके पास मोल फ्रैक्शन है, P आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है और टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यहां आपके पास KH वही हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। तो ये आपके पास सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली हेनरी लॉ की स्टेटमेंट है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब हम बात करते हैं KH की सिग्निफिकेंस। KH है क्या और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं हमारे पास? अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच का? पार्शियल प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का, तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आता है। क्या आता है हमारे पास? एक लीनियर ग्राफ आता है। तो जो KH है हमारे पास, जो KH वैल्यू है वो किसको डिनोट करती है? आपके पास है
KH डिनोट करती है आपके पास नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ ए गैस। किस तरह से डिनोट करती है नेचर ऑफ गैस को? जब ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का जो ग्राफ आता है, जो प्लॉट आता है, जो लीनियर ग्राफ है हमारे पास, ये सबसे खास है क्योंकि ये आपको बताता है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस मींस आपके पास एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग गैस अलग अलग KH की वैल्यू देती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास है एट सेम टेम्परेचर डिफरेंट गैस गिव डिफरेंट KH वैल्यू, डिफरेंट KH वैल्यू। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग गैस अलग अलग KH की वैल्यू देती है। मींस आपके पास KH किसको डिनोट करता है? नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ गैस को डिनोट करता है। वही अगला सिग्निफिकेंस अगर हम पढ़ें, ये तो नेचर फंक्शन हो गया, तो KH हायर द KH वैल्यू, हायर द KH वैल्यू lower the solubility, lower the solubility of gas in liquid। कई बार इस पर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर किसी गैस की KH वैल्यू 15 है, अदर गैस की KH वैल्यू 10 है, तो ये बताएं किसकी सोलबिलिटी ज्यादा होगी। तो जिसकी लो KH वैल्यू होगी उसकी सोलबिलिटी ज्यादा होगी। हायर द KH वैल्यू लोअर द सोलबिलिटी, लो द KH वैल्यू हायर द सोलबिलिटी। तो इस तरह के कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कंपटीशन में या बोर्ड के एग्जाम के अंदर, एक नंबर क्वेश्चन कई बार निकलता है। या फिर इसकी एप्लीकेशन कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स कंफर्टेबल फील इन द कोल्ड वाटर देन द हॉट वाटर। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो सब के सब ऑक्सीजन डिजोल्ड अमाउंट को क्या करते हैं? यूज करते हैं। पहले ही ऑक्सीजन वाटर के अंदर बहुत कम सोल्यूबल होती है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है आपके पास कि हायर द टेम्परेचर लो सोल्यूबिलिटी, हायर द टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस। तो अगर आपके पास हॉट वाटर होगा तो ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। उनको ब्रीथिंग करने में, रेस्पिरेशन करने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी और वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वही कोल्ड वाटर की बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा और वो आसानी से रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग वगैरह कर सकते हैं और एक्वेटिक लाइफ कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। अब हम बात करेंगे आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ कि आखिर हेनरी लॉ कहां यूज होता है हमारे पास। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहला आपके पास CO2 गैस। तो जब CO2 गैस को आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह में हाई प्रेशर के ऊपर भरते हैं तो वो भी आपके पास किसकी एप्लीकेशन है? हेनरी लॉ की। ठीक है, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो CO2 गैस हाई प्रेशर के ऊपर सील करने के लिए डाली जाती है वो आपके पास हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ही डाली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कूबा डाइवर्स। तो स्कूबा डाइवर्स यानी जो डाइवर्स जो डाइविंग करते हैं सी के अंदर, ओशियंस के अंदर, तो जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती है प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ेगा तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम सिंपल ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास स्कूबा डाइवर्स के लिए लेके चलते हैं, एक गैस सिलेंडर लेके चलते हैं और उस गैस सिलेंडर के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर यूज नहीं करते हैं कभी भी। क्यों यूज नहीं करते एटमॉस्फेरिक एयर? क्योंकि उसके अंदर आपके पास 78% अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन गैस। और जैसे जैसे आप समुद्र के अंदर गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है
और जब नाइट्रोजन की सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपके पास जो ब्लड की कैपिलरीज है ना, वो आपके पास क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। और इसी को हम बोलते हैं मेडिकल कंडीशन बैंड। क्या बोलते हैं, बैंड। इसको बैंड बोला जाता है कि आपकी ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाती है हाई प्रेशर के ऊपर। और नाइट्रोजन के नेगेटिव इफेक्ट आपके पास देखने को मिलेंगे, जैसे आपके पास एसिड फॉर्मेशन हो सकता है, अमोनिया फॉर्मेशन हो सकता है, यूरिया फॉर्मेशन हो सकता है। तो इन सभी से बचने के लिए हमें इसका अमाउंट क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और करीब हम जब आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं तो इसके अंदर करीब 52% आपके पास क्या यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 52% हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, 31% हम अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन यूज करते हैं और 11.something% हम क्या यूज करते हैं, हीलियम गैस यूज करते हैं किसी ऑक्सीजन सिलेंडर को बढ़ाने के लिए, स्कूबा डाइवर्स के लिए। लेकिन एटमॉस्फेयर की अगर बात करो तो 78% तो नाइट्रोजन और 21% क्या है, ऑक्सीजन। ये तो एटमॉस्फेरिक गैस है। अगर ये गैस डायरेक्ट उठाकर स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में डाल देंगे तो उनके ऊपर क्या होगा, उनको बैंड्स हो जाएंगे क्योंकि ब्लड कैपिलरीज हाई प्रेशर पर क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम इसे यूज नहीं करते, हम ये यूज करते हैं। आपके पास है 52 अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज तो नाइट्रोजन लेते हैं, 31% अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन और 11% अप्रोक्सीमेटली हीलियम गैस यूज करते हैं स्कूबा डाइवर्स के लिए। ये इसीलिए यूज की जाती है ताकि आपके पास बैंड्स ना हो, आपके बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट ना बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास है हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट। हाई एल्टीट्यूड का इफेक्ट का नॉर्मल सा काम होता है, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड का मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो वह ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपने कई बार ध्यान से देखा होगा कि जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके नोज नेजल, जो हमारे पास नोज के जो होल्स हैं, नेजल केविटी, वो ज्यादा साइज की होती है, उनके नाक ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होता है और ऑक्सीजन वहां पहले ही कम है डेंसिटी को, तो वो ज्यादा ब्रीथिंग करेंगे और ज्यादा ब्रीथिंग करेंगे तो सीधी सी नॉर्मल सी बात है, अब उनके अंदर नेजल केविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एयर को अंदर लेके जा सके। तो बस इसीलिए उनके नेजल केविटी क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। और जो नेक्स्ट होता है, जितने भी स्पोर्ट्स आपके पास स्पोर्ट्स कैंप होते हैं वो सब पहाड़ों में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं पहाड़ों के अंदर स्पोर्ट्स कैंप, को इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप पहाड़ों के अंदर रहें और वहां ऑक्सीजन का क्या है, डेंसिटी कम है, ऑक्सीजन डेंसिटी कम है तो आपको ज्यादा सांस लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आरबीसी को क्या करें, प्रोड्यूस करें। और फिर आप वहां प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आप प्लेन ग्राउंड के ऊपर आके खेलते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा देखने को मिलती है एक प्ले ग्राउंड के प्रैक्टिशनर से और एक आपके पास हाई एल्टीट्यूड के प्रैक्टिस के पास। हाई एल्टीट्यूड प्रैक्टिशनर आपके पास कहीं अच्छा परफॉर्म कर पाएगा एक ग्राउंड प्रैक्टिशनर के साथ उस टाइम, तो क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर आरबीसी ज्यादा है, आरबीसी ज्यादा है, ज्यादा ऑक्सीजन ले सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है, ज्यादा ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हाई एल्टीट्यूड के अंदर आपने देखा होगा पर्वतारोही, जितने भी माउंटेन होते हैं हमारे पास, वो अक्सर आपके पास है एक गैस सिलेंडर लेकर चलते हैं। वो इसीलिए लेके चलते हैं क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट इतना कम हो जाता है कि उनको अनोक्सिया डिजीज हो जाती है, उनको चक्कर आने लगते हैं ऑक्सीजन कमी की वजह से, बेहोशी छा जाती है। इसीलिए वो जब भी पर्वत पर चढ़ते हैं तो अक्सर क्या लेके चलते हैं, अपने पास ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके चलते हैं। और जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है अनोक्सिया, मेडिकल कंडीशन है अनोक्सिया। जब नाइट्रोजन का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ता है समुद्र की गहराई के अंदर तो उसको बोला जाता है बेंड्स, क्योंकि कैपिलरीज आपके पास क्या होते हैं, ब्लॉक, तो कैपिलरीज ब्लॉक को तो बेंड्स बोलते हैं। और वो आपके पास ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर आपको चक्कर आते हैं तो इस मेडिकल कंडीशन को बोला जाता है आपके पास अनोक्सिया। तो ये हमारे पास पूरा होता है हेनरी लॉ।